हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर व्लॉग। अधूरा इश्क कहानी का ये दूसरा पार्ट लेके मैं आपके सामने आई हूँ और जिसमें आपने देखा कि शहनाज की जो पक्की सहेली फ़ातिमा थी, उसने शहनाज और आदिल के छत पर मिलने का इंतज़ाम कर दिया था। शहनाज आदिल के सामने सिर झुकाकर खड़ी थी और आदिल शहनाज को देखे जा रहा था। कुछ देर की चुप्पी के बाद आदिल ने कहा, आप बहुत खूबसूरत हैं। शहनाज ने कुछ जवाब नहीं दिया और शहनाज फिर से सिर झुकाकर ही खड़ी रही। फिर आदिल ने पूछा, कहीं आप गूंगी तो नहीं हैं? शहनाज हंस दी, बोली, जी नहीं, और तेजाई से सीढ़ियाँ उतरकर फ़ातिमा के पास आ गई। फ़ातिमा ने कहा, कहो कैसे लगे हमारे आदिल भाई? शहनाज शर्मा कर रह गई। शहनाज एकदम से बोली, फ़ातिमा मैं घर जाती हूँ, मेरी अम्मी ने तो इतनी देर में शोर ही मचा दिया होगा, और कहकर वो घर चली गई। धीरे धीरे आदिल और शहनाज मिलने लगे। शहनाज का 12वीं का रिज़ल्ट भी आ गया था और वो अच्छे नंबरों से पास हो गई थी। शहनाज की अम्मी अपने शौहर शौकत मियाँ के पीछे ही पड़ गई थी कि अब बेटी के हाथ पीले कर दो, 12वीं जमात तो पास कर ही ली है और तुम्हें कोई कलेक्टर तो बनाना नहीं है। तुम्हारी हालत को देखते हुए कह रही हूँ, अपने सामने ही अपनी जिम्मेदारी को ख़त्म कर लो। इधर शहनाज रसोई घर में रोटियां बना रही थी और एकदम से हाथ में बेलन लेकर ही आ गई। बोली, अम्मी अभी निकाह की इतनी जल्दी क्या है, और अभी तो मैं कॉलेज पढ़ना चाहती हूँ। और फिर उसने अपने अब्बू की तरफ देखकर कहा, अब्बू मेरे 12वीं में नंबर भी अच्छे आए हैं। नहीं नहीं, हो गई पढ़ाई वढ़ाई, बहुत पढ़ा लिया तुमने अपनी बेटी को। सुपारी काटते हुए शहनाज की दूसरी अम्मी बोली। शहनाज मन महसूस कर रसोई घर में चली गई। फिर शहनाज की अम्मी उनके अब्बू से बोली, सुनिए, बड़े भाईजान से शहनाज के लिए कोई अच्छा रिश्ता बताने के लिए बात करती हूँ। कौन, बन्ने का? एकदम से शहनाज के अब्बू चिल्लाकर बोले। खबरदार, अपनी बेगम को उन्होंने डांटते हुए कहा। उस दल्ले का तो मैं कभी यकीन ना करूं। उसके बताए रिश्ते से तो मेरी बेटी घर पर ही कुंवारी बैठी अच्छी है। अपनी बात पर दबाव देते हुए शौकत मियाँ बोले, हाँ हाँ, तुम्हें तो हमेशा ही मेरे मायके वाले आँखों में खटकते हैं। तुम्हें जो अच्छा लगे सो करो, मैं तो तुम्हारी ही फ़िक्र दूर कर रही थी। सारी बातें सुनकर शहनाज अपने कमरे में जाकर रोने लगी और दुहाई मांगने लगी, अल्लाह मेरी फरियाद को सुन, मेरे ऊपर रहम कर, ना जाने मेरी किस्मत में क्या क्या लिखा है। और रोते रोते उसकी आंख लग गई। 1 महीना गुजरने के बाद कॉलेज में एडमिशन भी शुरू हो गए थे। शहनाज ने अपने अम्मी और अब्बू के हाथ पैर जोड़ जोड़कर कॉलेज के फर्स्ट ईयर में एडमिशन ले लिया और फिर उसे वजीफ़ा भी तो मिल गया था। शहनाज के अब्बू के मन में भी अब शहनाज के निकाह को लेकर फ़िक्र होने ही लगी थी और फिर वो अपनी दूसरी बेगम के रवैये से भी बहुत ज़्यादा परेशान थे। सो उन्होंने मौलवी साहब से जिक्र कर ही दिया। कुछ दिनों के बाद शहनाज का कॉलेज भी शुरू हो गया। अब्बू का सख्त हुक्म था कि कॉलेज में बुर्का पहनकर ही जाना है। ये शर्त शहनाज ने आसानी से मान ली। आदिल भी कंपनी के काम से शहर बाहर आया जाया करता था और कभी कभार जब उसे छुट्टी मिलती तो कॉलेज की लाइब्रेरी में 5 या 10 मिनट के लिए शहनाज से मिल जाता। 2-3 माह गुजरने के बाद फ़ातिमा की सासू माँ ने भी अपनी बहन यानी आदिल की अम्मी से कहा कि सन्नो, अब तुम भी आदिल का निकाह कर दो ताकि तुम्हारी भी जिम्मेदारियाँ ख़त्म हो जाएं। फिर हम सब मिलकर हज कराएंगे। आदिल की अम्मी भी अब आदिल का निकाह जल्द से जल्द करना चाहती थी। इधर मौलवी साहब को भी एक रिश्ता शहनाज के लिए मिल गया था। सो वे भी जुम्मे के रोज़
शौकत मियाँ से मिलने चले आए। शहनाज के कान में भी यह बात पहुंच चुकी थी। शहनाज ने फातिमा को फ़ोन पर सारी बात बताते हुए कहा कि वो यह बात आदिल के कान में डाल दे। इधर शहनाज की अम्मी वो भी रोज़ रोज़ इस बात को लेकर बैठ जाती और अपने शौहर के सामने एक ही रट लगाए रहती कि जल्द से जल्द शहनाज का निकाह पक्का कर दो। शहनाज जब भी दबी आवाज़ में अपने अब्बू को यह बात कहती कि अब्बू अभी निकाह की क्या जल्दी है, तो उसी दिन घर में तूफ़ान आ जाता। शहनाज की सौतेली माँ के कान तो हर वक्त यही बात सुनने के लिए चौकन्ने रहते कि बाप बेटी मिलकर क्या बातें कर रहे हैं। इधर शहनाज चिंता में घुली जा रही थी, क्योंकि वो भी अब आदिल को दिलो जान से चाहती थी। उधर उसे अपने अब्बू की फ़िक्र भी थी कि कौन अब उनका ख्याल करेगा, कौन उन्हें दवाई वक्त पर देगा। इसी बीच मौलवी साहब के बताए हुए रिश्ते के मुताबिक लड़के के अम्मी और अब्बू अपने साथ में अपनी फुप्पो को लेकर शहनाज को पसंद करने आ गए। शहनाज की खूबसूरती और सलीका देखकर वो गदगद हो गए और ना ही उन्होंने कोई मांग की। उन्हें तो बस अब 1 महीने के अंदर ही निकाह करने की चाह थी। आदिल के कानों में जैसे ही ये बात पहुंची कि शहनाज का निकाह पक्का हो रहा है, वो शहनाज से मिलने कॉलेज पहुंच गया, ये कहने कि मैं अपने वालिद और वालिदा के साथ तुम्हारे घर रिश्ता मांगने आ रहा हूँ। शहनाज ने कहा, नहीं नहीं आदिल, अभी नहीं, अब तो कुछ हो भी नहीं सकता, क्योंकि अब्बू ने मेरा रिश्ता पक्का कर दिया है और वो ज़ुबान के बहुत पाबंद हैं। वो अपनी जान दे देंगे पर अपनी बात से मुकरेंगे नहीं। तो मैं क्या करूं शालू, मेरे होते हुए तुम्हारा निकाह मैं किसी और के साथ होते नहीं देख सकता। मैं अपनी जान दे दूंगा। शहनाज ने दर्द भरी आवाज़ में कहा, नहीं आदिल, खुदा के लिए ऐसी बातें मत करो। मैं क्या करूं, मैं भी तो तुम्हारे बिना नहीं जी सकती और ना ही किसी के साथ निकाह की बात सोच सकती हूँ। आदिल बोला, तो शालू सिर्फ एक ही रास्ता है, तुम मेरे साथ भाग चलो। नहीं नहीं आदिल, शहनाज की चीख निकल गई। तो फिर सोच लो। आदिल ये कहते हुए उठा और चला गया। शहनाज भी भारी कदमों से अपने घर पहुंची। आज उसे रात में नींद नहीं आ रही थी। समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या फ़ैसला करे। रात के 12 बजे फ़ातिमा के ज़रिए आदिल ने फ़ोन किया और फ़ातिमा ने शहनाज को बहुत समझाया कि शहनाज चली जाओ, तुम्हारा भला ही होगा, तुम बिल्कुल मत डरो, आदिल तुम्हारा साथ नहीं छोड़ेगा। बहुत समझाने के बाद रात की 12 बजे की ट्रेन से दोनों ने गाज़ियाबाद जाने की प्लानिंग की, क्योंकि आदिल के मामू और मामी वहीं रहते थे और आदिल का अपने मामू से काफ़ी लगाव भी था। शहनाज ने भी एक छोटे से बैग में अपनी ज़रूरत की चीज़ें रख कर और चुपके से रात के 10:30 बजे घर से निकल गई। उसी दिन काफ़ी आंधी तूफान भी था। स्टेशन के बाहर शहनाज ने पहुंचकर आदिल को फ़ोन लगाया। इधर आदिल ने अपने जिगरी दोस्त वकार को कार से छोड़ने के लिए राज़ी कर लिया था। आदिल घर पर यह कहकर कि वो कंपनी के काम से 2-4 दिन के लिए बाहर जा रहा है, अम्मी अब्बू को खुदा हाफिज़ कहते हुए वकार की कार में बैठ गया। इधर तेज आंधी के चलते बत्ती भी गुल हो गई थी। आदिल बोला, वकार जल्दी करो, अपनी कार की स्पीड बढ़ाओ, शहनाज अकेली स्टेशन के बाहर मेरा इंतज़ार कर रही है। वकार ने कहा, भाई मुझे कुछ नहीं दिखाई दे रहा, और कहते कहते उसने कार की स्पीड बढ़ाई। जैसे ही 2 मिनट कार आगे बढ़ी और वकार की कार एक रास्ते में खड़े ट्रक से टकरा गई। ट्रक पर काली पन्नी बंधे होने के कारण वकार को ट्रक नज़र नहीं आया। कार की स्पीड ज़्यादा होने से कार की टक्कर भी बहुत ज़्यादा ज़ोरदार थी, यहाँ तक कि कार के परखच्चे उड़ गए थे। उधर स्टेशन के बाहर शहनाज की आंखें आदिल को ढूंढ रही थी। वो बार बार आदिल को फ़ोन लगा रही थी। कई बार फ़ोन लगाने के बाद भी जब आदिल ने फ़ोन नहीं उठाया तो शहनाज ने उसको यही समझा कि उसने उसे धोखा दिया है।
इस बात को उसने उसकी बेवफाई समझा। इधर रात के 12:30 बज चुके थे। स्टेशन पर खड़े खड़े शहनाज ने हिम्मत तोड़ दी। आंसुओं के साथ डरते डरते घर लौट के आने का फैसला किया। रात के अंधेरे में खुदा की दुहाई देते देते वो घर पहुंच गई, लेकिन तब तक घर में कोहराम मचा हुआ था। शहनाज की सौतेली अम्मी के चीखने चिल्लाने की आवाज़ें आ रही थीं। वो लगातार अपने शौहर पर चिल्ला रही थी और कह रही थी, भाग गई ना बेटी मुंह काला करके, मैं कहती थी तुमसे जल्द से जल्द उसका निकाह कर दो। उधर शहनाज के अब्बू की आवाज़ भी थरथरा रही थी और घबराहट के मारे उन्हें दिल का दौरा पड़ गया। आस पड़ोस की मदद से अस्पताल में भर्ती करवाया गया। सुबह के 5 बजे शौकत मियाँ ने दम तोड़ दिया। उधर कार की टक्कर से आदिल के सिर में इतनी गहरी चोट आई कि वो कोमा में चला गया। शहनाज के अब्बू की मौत हो गई और आदिल की बेवफाई की बात सुनकर शहनाज ना बोलती, ना खाती पीती और ना ही अपने कमरे से बाहर निकलती। उधर शौकत मियाँ की दूसरी बीबी ने अपने शौहर की मौत के 15-20 दिन बाद ही अपने बड़े भाई बन्ने खां को बुला लिया। बन्ने खां का दुबई आना जाना रहता था। प्रॉपर्टी डीलिंग का काम में बन्ने खां दलाली का काम करता था। बहन के कहने पर वो आ गया। शहनाज की सौतेली अम्मी ने उससे शहनाज के निकाह को लेकर बात की। बन्ने खां बोला, बाजी मैं जल्दी शहनाज के लिए अच्छा रिश्ता बताता हूँ और तुम्हें किसी बात की फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं। शहनाज को आवाज़ लगाते हुए शौकत मियाँ की बीबी ज़ोर से चिल्लाई, अरे शहनाज, ओ शहनाज, कहाँ खोई रहती है? ज़रा जाके मामू के लिए चाय तो बना ला। शहनाज जैसे ही चाय लेके बन्ने खां के सामने आई, बन्ने खां ने उसे ललचाई नज़रों से देखने लगा और मन ही मन सोच रहा था, अच्छा खासा सौदा है। ये कहकर बन्ने खां बोला, अच्छा बाजी मैं चलता हूँ और जल्द ही मैं शहनाज के लिए कोई अच्छा लड़का भी बताता हूँ। 1 महीना बीतने के बाद ही उसने दुबई के एक 60 साल के शेख के साथ शहनाज का सौदा कर लिया। जवान खूबसूरत लड़की के निकाह कराने के एवज में बन्ने खां ने शेख से अच्छे खासे रुपए ऐंठे। शहनाज तो एक काठ का पुतला बन गई थी। शेख के साथ निकाह और फिर उसकी बच्ची की माँ भी बन गई, लेकिन धीरे धीरे उसकी हालत बद से बदतर हो गई थी। वह केवल एक शेख की पागल बीबी बनकर रह गई थी। उधर 2 महीने के बाद जब आदिल कोमा से बाहर आया तो उसकी जान तो बच गई थी, लेकिन उसकी याददाश्त जा चुकी थी। आदिल के अम्मी और अब्बू के लिए अब आदिल फिर से एक छोटे बच्चे की तरह हो गया था। खाना खिलाया तो खा लिया, सुलाया तो सो गया और उसे किसी भी बात की सुध बुध नहीं थी। बुढ़ापे में माँ बाप के ऊपर गमों का बोझ आ गया था। तो फ्रेंड्स, ये थी शहनाज और आदिल की उनके इश्क की अधूरी कहानी। इंसान अपनी ज़िंदगी में मंसूबे तो बहुत बनाता है, पर वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। ओके फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ ये कहानी आपको बहुत ही दिलकश अच्छी लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय। अपना और अपनों का ध्यान रखें, हमेशा खुश रहें और अपनी ज़िंदगी के फैसलों को सोच समझ के लें। स्टे ब्लेस, बी हैप्पी, टेक केयर। अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो इन्हें लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। मिलते हैं अगली कहानी के साथ। इस कहानी में आपको क्या अच्छा लगा, कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।